ये लास्ट लेक्चर है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है हमारा क्लास 9 का भी। उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ देख चुके हैं। जैसे शुरू से हम लोगों ने वाइटल फोर्स थ्योरी को देखा। शुरू में हमने वाइटल फोर्स थ्योरी को देखा, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें हम लोगों ने जाना कि शुरू में क्या कंसेप्शन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर। उसके बाद फिर हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, कैसे लैब में यूरिया को बनाया गया फ्रेडरिक होलर के द्वारा, जो कि बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था। और उसके बाद फिर हमने देखा कार्बन का जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ या जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जो उसे बहुत स्पेशल बनाता है, कैटेनेशन से लेकर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और भी बहुत सारा चीज़, उसका वैलेंसी से लेकर और उसका कैसे एक खुद ही अपने एटम से एटम मिलकर एक लंबा चेन बनाने का जो प्रॉपर्टी कैटेनेशन है वो जो सबसे अच्छा उसका प्रॉपर्टी था। फिर उसका हम लोगों ने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसके बाद फिर हम लोगों ने यूपेक नोमेनक्लेचर देखा, फिर आइसोमर्स देखा, फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इथेन, इथाइन और फिर इन सब का फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनका फॉर्मेशन, इनका रिएक्शंस, वो सारा चीज़ हम लोगों ने देखा। फिर यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़, कलर एजेंट्स के रूप में यूज़, फिर फूड टेस्ट को और अच्छा बनाने के लिए उसमें MSG वगैरह का जो यूज़ था वो भी हमने देखा। और कई सारे केमिकल फार्मूलाज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोगों ने देखे। तो अब आगे सिर्फ एक लास्ट टॉपिक जो था, जो मैं सोचा कि इसको अलग से बना लेता हूँ इसको, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट का जो हम लोग का फॉर्मेशन कैसे होता है, और प्लस में इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लीनिजिंग एजेंट, एज ए क्लीनिजिंग एजेंट इसको कैसे यूज़ होता है, ये कैसे क्लीन करता है, कैसे रिमूव करता है डर्ट को फ्रॉम जो तुम्हारा क्लॉथ्स है, उसका उस प्रोसेस को देखना है। तो सबसे पहले सोप इज़ द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड्स आर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि समवट एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब इसमें तुम्हारा जैसे ये एक एग्जांपल है तुम्हारा सोप का, इसको C17H35 COONA। तो अब इसमें मेनली जो CO का जो पार्ट देख रहे हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, CONA जो है ये तुम्हारा मेनली सॉल्ट ऑफ सोडियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर देखोगे कि सिंस फैटी एसिड आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल सॉप्स अपीयर फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस और सिंथेसिस ऑफ अल्कली NaOH हो जाए द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ। अल्कली किसको कहते हैं, तो जो तुम्हारा बेस है वाटर सोल्यूबल बेसिस जो है वो तुम्हारा अल्कली हो गया। वैसे भी ग्रुप टू को भी या तुम्हारा जो ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स है वो अल्कली कहलाते हैं मेनली, जैसे मैग्नीशियम हो गया तुम्हारा और भी जो एलिमेंट हो गए। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑल्स जो भी हो। डिटर्जेंट भी सेम चीज़ है लेकिन उसमें थोड़ा अलग है, जैसे कि डिटर्जेंट जो है उसमें सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक सल्फोनिक एसिड होता है, लेकिन जो तुम्हारा सॉप्स है उसमें सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ पर देखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है यहाँ पर। जब भी सॉल्ट को वाटर में जब भी डालते हो तो ये मेनली इस तरह से टूट जाता है, जिसमें कि जो अनायंस है वो तुम्हें दिख रहा है कार्बोक्सिलिक पार्ट है, कार्बोक्सिलिक पार्ट जो है वो अनायंस हो जाता है, और जो हमारा कटायन है वो तुम्हारा सोडियम या जो भी अल्कली जो मेटल है उसका पार्ट हो जाता है। लेकिन यही चीज़ जो डिटर्जेंट में आप देखोगे तो सल्फोनेट ग्रुप आ जाता है। ये जो सल्फोनेट पार्ट आप देख रहे हो ये तुम्हारा अनायंस हो गया और ये तुम्हारा कटायन दे रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बस अंतर है कि एक में तुम्हारा सल्फोनिक पार्ट अनायंस है और दूसरे में तुम्हारा जो अनायंस है और कार्बोक्सिलिक पार्ट है। तो सॉप में कार्बोक्सिलिक पार्ट जो है वो अनायंस होता है, लेकिन डिटर्जेंट में जो सल्फोनिक पार्ट्स होता है वो अनायंस होता है। अब हम देखेंगे इसमें एक बहुत बड़ा दोनों का क्लीनिजिंग हम लोग जो एक्शन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, या फिर इसको बोलेंगे स्टेरिक एसिड, सिंपल ये भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ तुम्हारा स्टेरिक एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड को जब हम देखेंगे, और एक एग्जांपल डिटर्जेंट का है सोडियम लॉरेट। ठीक है, ये सोडियम लॉरेट का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब क्लीनिजिंग एक्शन देखेंगे तो अब देखो होता क्या है कि जो हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब जो वाटर रिपेलिंग, जो वाटर में सोल्यूबल या जो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर जाना है ना, और हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर से अट्रैक्ट होगा।
ठीक है। तो अब जब आप देखोगे, जैसे स्टेरिक एसिड का एग्जांपल लिया हमने सोप में, तो सोप में आप देखो कि एक पार्ट है ये तुम्हारा कटायन वाला पार्ट है और ये पार्ट एनायन वाला है। एनायन में भी दो पार्ट है, एक तो ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है और ये हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है आप देखोगे द एनायन रेडिकल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन विच इज़ हाइड्रोफोबिक। ये जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोकार्बन चेन कहाँ से आया, यहाँ से C17H35, तो ये हाइड्रोकार्बन है। फिर COO और N, तो ये हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। लेकिन ये जो लास्ट वाला पार्ट आप देख रहे हो COO ये हाइड्रोफिलिक है, यानी ये वाटर से अट्रैक्ट होता है। ऑफकोर्स ये इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो वहाँ पर पार्शियल चार्ज वहाँ वाटर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आता है, तो ऑफकोर्स पोलर सॉल्वेंट ये जो एनायन है ये उस दोनों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट आप देख रहे हो कौन है, हमारा जो आपको हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट ये जो एनायन का CO है। अब जैसे ही ये वाटर में जाएगा तो ये पार्ट हाइड्रोकार्बन का पार्ट ये डर्ट से अटैच हो जाएगा। द हाइड्रोफिलिक एंड्स डिजोल्व इन वाटर, यानी कि ये वाला पार्ट COO ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। एंड द हाइड्रोफोबिक एंड मिक्सेस विद द ऑयल, और ये जो पार्ट है ये ऑयल से मिक्स हो जाएगा। ठीक है। दिक्कत क्या होता है, जब भी मान लो कपड़ा का एग्जांपल लेते हैं, गंदा कपड़ा है उसको वाटर में डालोगे तो वो ऐसे साफ़ नहीं होगा अच्छा से, जब तक कि उसको सोप से या डिटर्जेंट से साफ़ नहीं करो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो वाटर जो डर्ट होते हैं, जो कपड़े में जो गंदगी होती है वो एक्चुअली ऑयल के साथ स्टिक रहते हैं। ठीक है, वो ऑयली होते हैं। ठीक है, वो कपड़े के साथ एक चिपचिपा ऑयल की तरह कपड़े पर स्टिक रहते हैं, वाटर से उतनी जल्दी साफ़ नहीं होगा। लेकिन जब सॉप रहता है, मान लो स्टेरिक एसिड मैंने एग्जांपल लिया, तो उस सॉप में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किस डिज़ोल्व हो जाएगा, वो डर्ट के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा, डर्ट को अपने में डिज़ोल्व कर लेगा। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो CO का जो मैंने पार्ट बताया, वो वाटर के साथ डिज़ोल्व कर जाएगा। तो बेसिकली सॉप क्या करता है, वाटर और ऑयल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, दोनों को जोड़ता है। ठीक है, वाटर और ऑयल को ब्रिज का कोई एक ऐसा चीज़ हमें चाहिए था जो वाटर और ऑयल को जोड़े, क्योंकि इसेंशियली जो गंदगी रहता है, मान लो कपड़े का गंदगी मैंने एग्जांपल लिया, तो वो इसेंशियली ऑयल की तरह ऑयल से जुड़ा रहता है कपड़े के साथ। ठीक है, वो ऐसे ही झाड़ने से या फिर उसको शेक करने से या उसको पानी में डालने से वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो सोप क्या करता है, सोप में एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, वो डर्ट के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा, डर्ट को अपने में डिज़ोल्व कर लेगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से द हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड्स इन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड विथ मिक्स विद द थर्ड सॉल्ट फॉर्म लिंक बिटवीन वॉल्यूम वाटर सेपरेटिंग द डर्ट विच फॉर्म्स एन इमल्सन विथ वाटर एंड इज रिमूव्ड। और वाटर जब आप देखोगे सॉप के साथ रिमूव होते हैं तो गंदगी काला काला रहता है, तो एक्चुअली वही डर्ट रहता है जो हाइड्रोफोबिक के साथ मिक्स हो गया हुआ, तो वो चीज़ बाहर आ जाता है। ये इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये भी दिया हुआ है। तो डिटर्जेंट में क्या होता है, तो एक्चुअली देखो डिटर्जेंट में भी यही चीज़ होता है, बस बेसिक डिफरेंस ये है कि जब सॉप ये एक्शन करता है, जब वो डर्ट के साथ मिक्स हो जाता है उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो वो एक इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टेट्स क्रिएट कर देता है। यानी हार्ड वाटर के साथ, हार्ड वाटर जो इसमें कि सॉल्ट हो, ठीक है, मैग्नीशियम या जो भी चीज़, हार्ड वाटर आप जानते होंगे, हार्ड वाटर जो कि उस सॉल्ट मैग्नीशियम सॉल्ट उसमें मेनली प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम में सल्फेट्स। तो उसके साथ अगर सॉप का एक्शन, अगर आप उस पर कपड़ा धोगे तो उतना काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेट्स फॉर्म कर लेता है। अब जब इनसोल्यूबल है तो कैसे गंदगी को साफ़ करेगा। ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट वहाँ काम आता है। तो एक हार्ड वाटर के साथ सॉप भले उतने अच्छे से काम न करे, लेकिन डिटर्जेंट काम करेगा, क्योंकि डिटर्जेंट है जो सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट्स बना लेता है, और जिस चीज़ से सोल्यूबल बना लेता है तो जो गंदगी है वो पानी के साथ बाहर आ जाता है, क्योंकि सोल्यूबल होना ज़रूरी है। ठीक है, सोप भी काम करेगा लेकिन हार्ड वाटर में उतना काम नहीं करता। लेकिन अधिकतर जो जहाँ वाटर अच्छे से अवेलेबल है तो वहाँ हार्ड वाटर इतना जल्दी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कई एरिया में हार्ड वाटर भी रहता है, तो ऐसे में डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन डिटर्जेंट के साथ एक दिक्कत है कि वो अब इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है, सॉप से भी ज़्यादा, क्योंकि वो जहाँ जाता है, मान लो उसका पानी तालाब में गया, कहीं भी गया, तो वहाँ यूट्रोफिकेशन यानी कि ग्रीन एल्गी के फॉर्मेशन में सहायता कर देता है। तो वहाँ पर इसके चलते वो जो तालाब है या लेक है या जो भी वाटर बॉडी है वो काफ़ी पोल्यूटेड हो जाता है, और इस तरह से वो काफ़ी हार्मफुल है। या वो अगर खेतों में गया तो वहाँ भी मिट्टी के जो
उपजाऊपन है उसको भी ये काफ़ी गलत तरीके से अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ रहा कि हार्ड वाटर के साथ तो सॉप उतना काम नहीं करेगा, लेकिन डिटर्जेंट काम कर पाता है, क्योंकि डिटर्जेंट सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फोनेट्स बनाता है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल वाटर है तो सॉप आराम से अच्छे से काम करेगा, जिसमें कि हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट के साथ डिजोल्व हो जाता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है, तो उस तरह से वो डर्ट को रिमूव कर देता है वाटर के साथ। अब ये कुछ दिया हुआ है टाइप ऑफ सॉप। अब सॉप भी कई प्रकार के होते हैं, तो कंपनियां कुछ कुछ अलग, जैसे पियर्स का सॉप है तो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, तो ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंट सॉप बनाने के लिए ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल का यूज होता है, ठीक है। तो बेबी सॉप बनाने के लिए देखो ऑलिव ऑयल एंड एडिशनल जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी ऑयल आता है ना, ऑलिव ऑयल एंड एडिशनल इंग्रीडिएंट्स का यूज होता है। टॉयलेट सॉप के लिए क्या क्या यूज होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, वॉशिंग सॉप। तो मतलब अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग क्वालिटी सॉप में डालने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों का उपयोग करती है, कुछ यहाँ पर दिया होगा, इसको आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप बना सकते हो। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन, फिर एप्लीकेशन है। ईच होमोलोगस पेंटेन हैज़ 3 चेन आइसोमर, पेंटेन हैज़ 3 चेन आइसोमर्स। फिर ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम मिथानोएट। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इथाइन और पोलिमराइजेशन गिव्स बेंजीन। हेक्साइन कैन डिक्लाइज ब्रोमीन वाटर। तो ये तो यहाँ पर ये लोग बना सकते हैं ना ट्रू और फॉल्स का। तो हेक्साइन कैन डिक्लाइज ब्रोमीन वाटर, ट्रू। अल्कीन और अल्काइन से ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज कर देते हैं, और हेक्साइन जो है वो अल्काइन फैमिली का है जिसमें 6 कार्बन है, तो ये ट्रू है। इथाइन और पोलिमराइजेशन गिव बेंजीन, ट्रू, ये भी सही है। 3 इथाइन अगर आप मॉलिक्यूल को लेकर उसको रेड हॉट ट्यूब के साथ अगर उसे गुजारते हो तो वो बेंजीन फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट अनसैचुरेटेड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ट्रू, ये भी सही है, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उससे अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराओगे तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर भी ट्रू होगा। फिर मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम मिथानोएट, सोडियम मिथानोएट, ये भी सही है, ठीक है। ये अभी पिछले क्लास में पढ़ा था। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक हाइड्रो, ये भी ट्रू है। पेंटेन हैज़ 3 चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर उसको कहते हैं जिसमें कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन है वो अलग हो जाता है। तो जैसे पेंटेन का जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो 5 कार्बन का है, तो अगर मुझे एक तो ये हो गया, फिर एक 4 कार्बन का चेन रखो और 1 कार्बन को यहाँ पर डाल दो, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर एक है कि 3 कार्बन रखो और 1 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, ये 3, तो ठीक है। हाँ, 3 चेन आइसोमर है, ये भी ट्रू है। पहला ये हो गया जिसमें 5 कार्बन का चेन है, दूसरा ये हो गया जिसमें 4 मेन कार्बन का चेन है, ठीक है, और तीसरा ये हो गया जिसमें 3 कार्बन का मेन चेन है, 3 कार्बन का मेन चेन है, ठीक है। ईच होमोलोगस सीरीज जनरल फार्मूला, ट्रू, ये भी सही है। जैसे होमोलोगस सीरीज यानी कि जैसे अल्केन्स अल्किन अल्काइन का जो जनरल फार्मूला CnH2n+2 वाला, ये सब इस है जनरल फार्मूला, इस होमोलोगस सीरीज है जनरल फार्मूला। फिर इसमें आगे कुछ नेचुरल गैस हो गया, फिर कोक हो गया। मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम में अगर नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस के क्या हो सकता है, पॉलीथीन, कोक, फिर है CnH2n। तो CnH2n किस में हो जाएगा, अल्किन से, है ना, अल्किन, CnH2n अल्किन। फिर है CC सेंसिस, तो CC सेंसिस किसका है, बेंजीन का केमिकल फार्मूला है। फिर है पॉलीथीन, पॉलीथीन कब मिलता है, हमें जब पोलिमराइजेशन करते हैं, किसके साथ, पोलिमराइजेशन ऑफ इथीन के साथ, है ना, पॉलीथीन हो गया। फिर है नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस कैसे मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव कोक, हाँ, कोक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है। और नेचुरल गैस तुम्हारा मीथेन, है ना, नेचुरल गैस तुम्हारा मीथेन में आ जाएगा। और केरोसिन किस में मिलेगा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में। तो अगर मैं इसे अच्छे से करूँ तो ए नेचुरल गैस ए किससे हो जाएगा, ए का नेचुरल गैस का तुम्हारा C, है ना, बी का तुम देखोगे बी कोक का D, और C का तुम किससे देखोगे CnH2n F, फिर D का किससे देखोगे E, और फिर E का देखोगे E किसे CCNC बेंजीन के साथ, तो E का B, और F पॉलीथीन किससे मैच करेगा, पोलिमराइजेशन ऑफ इथीन, तो A हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर मैंने मैच भी कर दिया इसको। फिर इन द ब्लैंक्स है, और फिर मैच द फिल इन द ब्लैंक्स खुद से भी आप बना सकते हो।
आइडेंटिकल कंपाउंड विच डज बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस, प्रोपेन, इथाइन, हेक्साइन। तो ये प्रोपेन, ये तो अल्केन से हो गया ना, तो आंसर ये हो गया 16 का। यूपेक नेम, तो यूपेक नेम अगर देखना चाहोगे तो C3H7, C2H5, फिर है ये C2H5। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें 1 2 3 4 5, तो यहाँ से अगर मैच करते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 छः हो रहा है। एक काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे ख्याल से 7, लेकिन 7 तो अभी भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 और 3 7, यहाँ पे पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन भी दिया हुआ है, तो ऑक्टेन हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 नहीं, यहाँ से भी नहीं। 4 3 7, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 3 डाईमिथाइल, 2 3 डाईमिथाइल, 4 इथाइल, 3 5 डाईमिथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल। 1 2 3 4, 4 इथाइल, 2 3 4, 4 इथाइल, 3 5 डाईमिथाइल ऑक्टेन। इसको मैं देखूंगा यूपेक नेम को, इसको देखूंगा एक बार। द यूपेक नेम ऑफ इतना इज 3 4 डाईमिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन, 3 4 डाईमिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन। C4H7, C2H5, C2H5, C2H5। इसको देखना पड़ेगा एक बार, अगर देखूंगा तब जाके ये ठीक हो जाएगा मुझे लगता है, लेकिन A और B में ही कोई हो सकता है मेरे ख्याल से। द प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन क्या देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। विच एमोंग द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, तो ये रहा C2H4 और C4H8, सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये अल्कीन ग्रुप से है ना, CnH2n ग्रुप से है। बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, सेम होमोलॉगस सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। CnH2n बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, सेम होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। नहीं, सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है डी होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस CH2 का है, तो सेम होमोलॉगस इसमें हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग हेक्सेन हैज अ हाईएस्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग, तो जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, ब्रांचिंग बॉलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, तो जिसमें जितना ज़्यादा बॉलिंग पॉइंट होगा उसका बॉलिंग पॉइंट कम होगा, या और जिसमें जितना कम ब्रांचिंग होगा तो उसका बॉलिंग पॉइंट नहीं ज़्यादा होगा। तो हाईएस्ट पूछ रहा है, तो इसमें तो ब्रांचिंग है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा बॉलिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट हो जाएगा 20 का। द स्ट्रेट चेन आइसोमर ऑफ C4H10 इज द मेजर कॉम्पोनेंट, द स्ट्रेट चेन आइसोमर ऑफ C4H10 इज द मेजर कॉम्पोनेंट। हाँ, तो नेचुरल गैस, क्योंकि जो C4H10 है वो और कुछ नहीं बल्कि मीथेन है, सॉरी मीथेन बोल रहा हूँ, ब्यूटेन। ठीक है, C4H10 और कुछ नहीं बल्कि ब्यूटेन है, और नेचुरल गैस में मेनली ब्यूटेन और प्रोपेन ही पाया जाता है। तो इसलिए बायोगैस में तो मेनली मीथेन पाया जाता है, जो कि CH4 है, तो वो तो होगा नहीं, कोल गैस भी नहीं होगा और पेट्रोलियम गैस भी नहीं होगा, मेनली नेचुरल गैस होगा। द यूपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कौन सा है कंपाउंड? तो ये कंपाउंड है हमारा। तो अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 तुम्हारा हो गया, और 1 2 3 हो गया, तो 3 4, तो 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से ये आंसर हो जाएगा 5 मिथाइल 3 हेप्टाइन। क्यों? क्योंकि हम लोग इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4, देखो इधर से काउंटिंग हम लोग इसलिए शुरू कर रहे हैं ना, क्योंकि इधर मुझे जल्दी ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इधर से काउंटिंग शुरू करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड मुझे 4th पोजीशन पे मिल रहा है, और इसलिए मैं उधर से नहीं कर रहा हूँ, तो 5 मिथाइल 3 हेप्टाइन हो जाएगा। द हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन ऑन हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड विथ कोक इन एन इलेक्ट्रिक furnace which is followed by hydrolysis, the hydrocarbon formed on heating calcium oxide with coke
ठीक है, विथ कोक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस और विथ इलेक्ट्रिक फर्नेस। इसका आंसर मुझे ख्याल से C2H6 C2H4 CH4 C2H2। इसका आंसर मुझे लगता है, अभी कल ही तो इसको मैंने देखा था ये वाला को, एक बार देखता हूँ कौन सा इसका हो सकता है। इसका विथ हाइड्रोलाइसिस कर रहा है ना इसको, तो हाइड्रोलाइसिस के लिए आई थिंक इसको कैल्शियम ऑक्साइड का, मुझे लगता है कि इसका आंसर इथीन होना चाहिए। इथीन, प्रिपरेशन ऑफ इथीन, ये हो गया सिंपलेशन, हीट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर मीथेन। मीथेन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे देखना होगा कि मीथेन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसका ये रहा हाइड्रोलाइसिस वाला जो है, तो ये मीथेन हो जाएगा। ठीक है, ये मीथेन ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर मीथेन हो जाएगा C23 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोलियम एज एन ऑटोमोटिव फ्यूल? ऑफ कोर्स CNG होगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 3,4-डाइमिथाइल हेप्टेन, तो 3,4-डाइमिथाइल हेप्टेन का क्या होगा थी स्ट्रक्चरल फार्मूला? तो 3,4-डाइमिथाइल हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, ऑफ कोर्स B होगा, क्योंकि आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पर भी मिथाइल है और 4 पर भी मिथाइल है। बाकी में नहीं है ऐसा, बाकी में तो बड़ा बड़ा चेन बन जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का चेन बन जा रहा है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। द प्राइमरी सफिक्स फॉर कंपाउंड विद जनरल फॉर्मूला, तो आइन हो जाएगा, है ना, CnH2n-2, ये तुम्हारा आइन हो जाएगा। कंपाउंड हाइड्रोजनेशन इल्स इथेन बाय कंज्यूमिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, द सेम कंपाउंड ट्रीटिंग विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर गिव्स, तो एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर तो इथेन है, इसका मतलब जरूर इथीन से इसको कम अथी कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा C2HBr2। ठीक है, C2HBr2 आंसर हो जाएगा। द रिजेंट यूज फॉर कार्बोनिलेशन, तो कार्बोनिलेशन के लिए रिजेंट हम लोग यूज़ करते हैं NaOH प्लस CaCO3, NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस CaO। ठीक है, ऑप्शन सी, डिकार्बोनेशन रिएक्शन। विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द चेन ऑफ पेंटेन? डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द चेन आइसोमर। अच्छा, चेन आइसोमर कह रहा है, तो चेन आइसोमर के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो चेन आइसोमर है, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि डज नॉट पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये भी है, तो ये, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि डज नॉट पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसमें तो 6 कार्बन आइटम हो गए ना, ये तो आइसोमर ही नहीं रहा। आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, भले स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है एटम्स का उस मॉलिक्यूल्स के अंदर वो अलग हो सकता है, और इसमें 1 2 3 4 5 ये तो है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये चेन आइसोमर नहीं है पेंटेन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कीन? ओके, ये तो अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, ये अल्कीन नहीं है, ये पता है अल्काइन है, पता है ये ब्यूटाइन हो गया, बाकी सारे अल्कीन्स हैं। यूपेक नेम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज गिवन एज 3,5-डाइमिथाइल 2-हेक्सीन। ठीक है, आइडेंटिफाई करेक्ट शुगर 2 स्टेप। ठीक है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, राइटिंग लॉन्ग चेन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए हेक्सेन। ठीक है, लोकेशन, लोकेटिंग द मिथाइल ग्रुप्स एट द रेस्पेक्टिव, प्लेसिंग हाइड्रोजन्स टू सेटिस्फाई टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, प्लेसिंग हाइड्रोजन्स टू सेटिस्फाई टेट्रावैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में, सबसे लास्ट में तो 5 वाला करेंगे, ये तो पता है। तो सबसे पहले हमें लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, राइटिंग लॉन्ग चेन कॉरस्पॉन्डिंग टू हेक्सेन। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, 3 2, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, लोकेटिंग द, राइटिंग लॉन्ग कार्बन चेन अकॉर्डिंग टू, लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये होगा सही मेरे ख्याल से 3 2 1 5। सबसे पहले लॉन्ग चेन को लिखेंगे, फिर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, फिर नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, उसके बाद लोकेटिंग द मिथाइल ग्रुप एट द रेस्पेक्टिव पोजीशन, प्लेसिंग द हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। आई थिंक ये 31 का कितना आंसर देता है, 31 का
आंसर भी देता है क्या इधर 31। लोकेटिंग द नंबरिंग ऑफ लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा और क्या। ठीक है, ये चीज विच फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड व्हेन पेट्रोलियम सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, सो इसमें तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, है ना। पेट्रोलियम ईथर, ये एक दिया भी हुआ था, ये एक चार्ट की तरह उसमें दिया भी हुआ था। तो सबसे कम मथी पे कौन बाहर आएगा, फिर उससे ज़्यादा हीट करोगे तो कौन बाहर आएगा। तो सबसे ज़्यादा हीट करने पे तो लुब्रिकेटिंग ऑयल आता था, और पेट्रोल तो पहले आ जाता था, पेट्रोल वगैरह जो भी हो। तो पेट्रोल, फिर हो गया पेट्रोलियम ईथर, फिर डीजल ऑयल। आई थिंक 32 का ए होना चाहिए, 32 का तुम्हारा ए होना चाहिए। इसमें दिया भी नहीं रहता अच्छे से। पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोल, डीजल ऑयल। देखो सबसे लास्ट में लुब्रिकेटिंग ऑयल तो वहीं रहा है, फिर उससे पहले डीजल ऑयल, उससे पहले पेट्रोल, और सबसे पहले पेट्रोलियम ईथर। ठीक है, तो पेट्रोलियम ईथर सबसे पहले, उसके बाद पेट्रोल, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा पेट्रोलियम ईथर, तो 3 हो गया, फिर तुम्हारा पेट्रोल हो गया, तो ये ऑप्शन 3 2, और फिर डीजल हो गया। ठीक है, फिर डीजल हो गया, तो ये ऑप्शन तुम्हारा बी सही हो गया। 1 मोल ऑफ इथाइन ऑन कंप्लीट कंबशन गैस। फिर है द प्रोमिनेशन ऑफ इथाइन है इतना। तो प्रोमिनेशन ऑफ इथाइन, तो इथाइन अगर प्रोमिनेट करेगा तो पॉलीइथाइन देगा। ठीक है, पॉलीइथाइन। द प्रोमिनेशन ऑफ एसिटाइलिन गिव्स। और फिर क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फिनोल रिप्रेजेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो अल्केन्स की बात कर रहा है, तो C5H12 हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर तुम्हारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑफकोर्स एडिशन ऑफ ब्रोमीन कर सकते हो। ठीक है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस टेस्ट भी होता है अनसैचुरेशन के लिए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एडिशन ब्रोमीन। द हाइड्रोकार्बन यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, तो ऑफकोर्स इथाइन हो जाएगा। कोल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो कोल गैस मेनली तुम्हारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड H2 और तुम्हारा मीथेन COH2। कोल गैस मेनली मीथेन COH2। द रिएजेंट इज यूज फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, NaOH+CO डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज किया जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो भाई एब्सेंस ऑफ एयर में तुम्हारा मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सब देगा। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑर्गेनिक इन द एयर। 43 का क्या देता है, मीथेन इज फॉर्म्ड। तो ओनली मीथेन, ओनली तुम्हारा इसमें मीथेन ही दे रहा है, ओनली मीथेन। डिकम्पोजिशन ऑफ ओनली मीथेन, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। सल्फर कंपाउंड्स इंक्लूड और कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। फिर है पेट्रोलियम फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेटिंग ऑयल। सल्फर कंपाउंड इसको आगे बना सकते हो। फिर है कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा, लेवल 2, राइट ऑल द पॉसिबल चेंजेस ऑफ पेंटीन एंड हेक्साइन। फिर है राइट यूपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग्स, और इसमें कई सारे क्वेश्चन है। CNG और द गवर्नमेंट हैज प्रपोजल, फिर पेट्रोलियम गैस। खैर कोई नहीं, तो ये चीज़ तुम्हारा मेनली जितना हो सकता था, कोल गैस वगैरह बिल्डिंग पर्पज़ के लिए, फिर एडिशन ऑफ ब्रोमीन एसोसिएशन के लिए, फिर हो गया पॉलीमराइजेशन वाला क्वेश्चन, फिर एल्कीन्स, फिर होमोलोगस सीरीज़, फिर हो गया सफिक्स प्रीफिक्स वाला जो भी था, फिर यूपेक से जो क्वेश्चन था, फिर मैच द फॉलोइंग था, फिर ट्रू फॉल्स था, उसको हम लोगों ने देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।